हमारे प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, सबका आभार। और आज 3 महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर आप लोगों को बुलाया गया है। पहला, आप सबने कल देखा होगा कि हमारे कुछ साथी वो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में कल एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछे और वहाँ पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे। वो सवाल आप सबके सामने आए होंगे। 6 सवाल लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी, वो सवाल मैं नहीं दोहराना चाहूँगा। और उन्होंने कहा कि वो कई बार डेलीगेशन के रूप में, छात्रों के प्रतिनिधि के रूप में कई बार उन्होंने मिले, वो बातें रखी, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री या सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने ये कोशिश नहीं करी कि वो जो समस्याएं हैं, जो सवाल हैं, उसका समाधान निकले। और कल इसीलिए उन्होंने सार्वजनिक तौर पर एक अपनी बात रख कर के विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद अभी करीबन 24 घंटे बीतने को हैं। उन साथियों को अभी भी हिरासत में लिया हुआ है और उनके ऊपर गंभीर धाराएं लगाई हैं। 332 और 353, 332 में धाराएं तो और भी लगी हैं, लेकिन इसमें ये है कि सरकारी काम में बाधा डालना और ग्रीवियस इंजरीज इन लोगों ने की है। और आप सबने देखा होगा वीडियो के माध्यम से। एफआईआर में धाराएं तो और कई हैं, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्शन है वो 332 के ऊपर है कि सरकारी काम में बाधा डालना और जो सरकारी अधिकारी हैं उनको ग्रीवियस इंजरीज उनको की। उन साथियों ने, क्योंकि भगत सिंह की पार्टी है, क्रांतिकारी तरीके से अपनी बात रखी और पंफलेट वहाँ पर जो उन्होंने 6 सवाल पूछे थे वो पंफलेट उड़ा करके उन्होंने बात की। तो इतना गंभीर आरोप लगा करके जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, फाइनल ईयर लॉ में पढ़ रहे हैं, वो इस तरह का करना, मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये तानाशाही है। और वो जो 2 छात्र हैं, दीपक धनखड़ और नवीन, हमारी ये मांग है कि तुरंत उनको छोड़ा जाए और सरकार को इतना बर्दाश्त करने की शक्ति होनी चाहिए। ये लोकतंत्र है, कोई तानाशाही सरकार नहीं चल रही, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि आप सवाल पूछने वालों को पहले ही गिरफ्तार कर लेते हो, प्रोग्राम से पहले जनसंवाद होता है तो, या फिर प्रोग्राम में उनको मारने पीटने की धमकी देते हो। और अब जो है, पीछे भी इसी तरीके का एक और वाक़या हिसार में हुआ था। उस दिन भी हम थाने में गए, जाकर के हम अपने साथी मनोज राठी को छुड़वा के लेकर के आए। और ये फिर दोबारा एक और घटना जो कल घटी है। तो ऐसी घटनाएं ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, तो सरकार को छात्रों और नौजवानों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा मामला याशी कंपनी का है। कल सरकार ने कहा कि हम इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करते हैं। ये तो बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी और इसको लेकर के हमने, जब धरना प्रदर्शन था फैमिली आईडी को लेकर के, तब भी हम लोगों ने ये सबके सामने बात रखी थी कि ये कंपनी घोटाले करने में लगी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी 57-58 करोड़ रुपए रिलीज़ कर दिए गए। और अब जो है सरकार ये ब्लैक लिस्ट करके ये दिखाना चाहती कि हमने एक्शन लिया, जब पैसे सारे दे दिए। 95% त्रुटियाँ इस फैमिली आईडी में निकल करके आई थी। करीबन 48 लाख जो परिवार हैं वो इसके विक्टिम हुए। और हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि इसके पीछे कौन से राजनीतिक लोग हैं, कौन से उनके समर्थक हैं, जिनको बचाने और संरक्षण देने की कोशिश सरकार कर रही है। और जब इतना अमाउंट रिलीज कर दिया तो अब इसका औचित्य क्या है ये दिखाने का। और साथ साथ इस दौरान जब से फैमिली आईडी एक आधार बना करके प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री का मामला शुरू हुआ, तो जब इतनी त्रुटियां थी तो कहीं ना कहीं
प्रॉपर्टी के लेन देन में भी गड़बड़ियाँ रही होंगी। हालांकि लोग बहुत परेशान रहे बेचारे इस मुद्दे को लेकर के, उसमें जो गलतियाँ थी उसको दुरुस्त करवाने के लिए तहसीलों में घूमते रहे, डीसी ऑफिस में घूमते रहे, कचहरियों में चक्कर लगाते रहे। तो क्यों ये पहले सरकार नहीं जागी, क्यों सरकार बड़े बड़े घोटाले होने के बाद जागती है, ये हमारा अगला सवाल है। तीसरा, आज सरकार के 9 साल पूरे हुए, सरकार उपलब्धियों का दिन मना रही है। अच्छी बात है, सरकार को 9 साल की अपनी उपलब्धियों का जिक्र भी करवाना चाहिए। लेकिन सरकार ने बहुत सी बातें हमने पूरी सुनी, वो आप भी जानते हैं, हम उसको दोहराना नहीं चाहेंगे। लेकिन जिस तरीके से 9 साल के अंदर जितनी लाठियां किसानों के ऊपर पड़ी, कभी मैं समझता हूं कि किसानों के ऊपर लाठियां नहीं चली होंगी। जितने किसान इन 9 वर्षों में मरे हरियाणा के अंदर, उतने पहले कभी इस अंतराल में नहीं मरे होंगे। जितने कर्मचारियों के ऊपर, कोई भी कर्मचारी हो सरकारी, जितनी लाठियां उनके ऊपर बरसवाने का काम सरकार ने किया है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। केवल पुलिस को छोड़ करके, और पुलिस भी, उसके लिए भी अग्निवीर तैयार कर लिए इन्होंने। ये भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी पुलिस वाले अगर अपनी मांग पंजाब की तर्ज पर अगर वेतन मांगेंगे तो मुझे लगता है कि पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ेगी ये सरकार। तो ऐसे में सरकार कह रही है कि हमने 1,49,000 नए उद्योग लगाने का काम किया। अगर इतने उद्योग आपने लगाए तो फिर बेरोजगारी पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा क्यों है? सवाल इन बातों का है। आज भी किसान अपनी फसल के लिए दर दर में, रोज मंडियों में किसानों से मिलने के लिए हम जाते हैं, जो भाव है धान का एमएसपी, आज उससे भी कम से कम 70-80 रुपये कम में सरकार खरीद रही है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार किस तरीके से है कि जो सरकार की एजेंसीज हैं वो चेहरा आगे है, लेकिन खरीद प्राइवेट के माध्यम से हो रही है। तो ये प्राइवेट किसके लिए खरीद रही है सरकार? उसमें मॉइस्चर कंटेंट दिखा दिया जाता है, कागजों में काम पक्का है, लेकिन अंदर ही अंदर भ्रष्टाचार है। तो इस तरीके से कैसे हम किसान को, नौजवान को राहत देंगे? किस तरीके से हम कर्मचारियों के बारे में सोचेंगे? कैसे ये जंगल राज समाप्त होगा? क्यों कई गुना भ्रष्टाचार इस सरकार के उसमें हो गया? सरकार वैसे तो कहती है हमने भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाया और हमारी नई काल कोठरी तैयार है, लेकिन वो दिखती 9 साल में तो दिखी नहीं। कोई भ्रष्टाचार के आरोप में जो संगीन आरोपी थे आज भी वो बाहर घूम रहे हैं। तो ऐसे में सरकार जो झूठी घोषणाएं कर रही है, अब तो समय बदलाव का आ गया है। अब मुझे नहीं लगता कि हरियाणा की जनता और इस सरकार को बर्दाश्त करने वाली है। तो समय नज़दीक है, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी काम कर रही है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाला समय इस प्रदेश में आम आदमी का है, आम जनता का है, और जनता का आशीर्वाद और मजबूती से हमें मिलेगा। उस कामना के साथ हम काम कर रहे हैं। और आगे अभी अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, अगले 1 हफ्ते के अंदर भगवंत मान जी आएंगे, हमारे नए जो पदाधिकारी हैं, अभी हमने 6,500 ग्राम सचिवों की नियुक्ति करी है, जो गांव में हमारे 21 मेंबर कमेटी को संचालित करने का काम करेंगे। तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी वो पहुंचेंगे। तो मैं सभी साथियों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपके सवालों में भी बहुत सी बातें आएंगी। तो धन्यवाद। तो साहब, आप कह रहे हैं कि वो छात्रों ने भगत सिंह की विचारधारा कि सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अगर संबोधित कर रहे हैं और उस वक्त अपनी मांग को लेकर इस तरीके से जो विरोध दर्ज करवाया गया, उसको आप सही मानते हैं? देखिए, अपना अपना कोई ये पार्टी का तो उस तरीके से हमने नहीं कहा, लेकिन छात्रों का अपना होता है कि काम करने का, और युवा हैं उनके अंदर एक जोश होता है। उन्होंने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उसके ऊपर फिर आप इस तरीके से गंभीर धाराएं लगा करके पढ़ने लिखने वाले बच्चों को आप जेल की सलाखों के पीछे डालोगे, तो ये भी कहाँ तक उचित है? और वो लोगों ने बार बार इस बात को कहा है कि हमने कई बार
सरकार के संज्ञान में ये बातें रखी, मुख्यमंत्री जी से मिले, ये मांगे हमने बार बार उनको बताई, लेकिन मांग पूरी नहीं हो रही। तो कोई ना कोई तो ऐसा मंच होगा जहां पर हम अपनी बात रखेंगे। तो उन्होंने अपनी बात वहां पर रखी है। नहीं, ये छात्र संघ का पहले अध्यक्ष हमारे रहे हैं दीपक धनखड़, और आम आदमी पार्टी के छात्र संघ के पदाधिकारी है ना सर? पहले अध्यक्ष थे, अभी ऑल इंडिया में इनको जिम्मेदारी दी है। और एमडी यूनिवर्सिटी के ये छात्र हैं, एलएलबी फाइनल ईयर। आप कार्यकर्ता भी हैं, लीडर कह लीजिए, स्टूडेंट लीडर, या आप कार्यकर्ता भी कह सकते हैं जी। और भी हैं या खाली दो ही हैं? नहीं, दो ही को पकड़ा है, होंगे और भी, लेकिन दो ने अपनी बात प्रमुखता से रखी है। और बाकी तो सरकार अपने तरीके से जो भी है, कौन कौन है, हमारे संज्ञान में दो लोग आए। एक सर आपने यासी कंपनी की बात की, यासी कंपनी पर विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा था, तब सरकार ने कहा था कि हम पूरी मामले की जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं, अगर खामी होगी तो कार्रवाई करेंगे। और मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है, और भ्रष्टाचार अगर कोई करता है तो अगर कर लेगा तो पकड़ा जाएगा और कार्रवाई करेंगे। और इसी कड़ी में ये यासी कंपनी पर कार्रवाई हुई है। देखिए, यासी कंपनी के ऊपर मैंने खुद अपनी तरफ से आज से 6-8 महीने पहले ये बात रखी थी कि इस तरीके से यासी कंपनी किस तरीके से लूट रही है, सारी बातें हमने उसके बाद इनकी पेमेंट रिलीज हुई है। और आज आप उसको ब्लैक लिस्ट करके ये साबित करो कि भाई वो वाली बात है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो अब हज का क्या औचित्य बनता है? तो बिल्ली ने ढकार मार गई सारे पैसे की, चूहे खाए गए हैं। मतलब सरकार को पहले पता था कि सरकार को बिल्कुल पता था। सरकार के संरक्षण में यासी कंपनी हो, और यासी जैसी और मैं समझता हूं कि सैकड़ों कंपनियां होंगी। कल उसको आप कहेंगे कि जी हमने इसके ऊपर ये ब्लैक लिस्ट कर दी। ब्लैक लिस्ट का क्या है? सरकार के पास हर चीज की इंफॉर्मेशन होती है। जहां जहां गड़बड़ है, आज इतने इतने हजारों करोड़ रुपए जो स्वाह हो गए, कर्जा ले लिया सरकार ने 3-3 लाख करोड़ का, तो कहीं ना कहीं उसका वो तो दिखे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि बार बार स्मार्ट सिटियों की बात होती है, सरकार एक शहर बता दे हरियाणा के अंदर जो स्मार्ट बना दिया हो। आप ये बता दीजिए एक शहर का नाम जिसकी सड़कें, जिसके अंदर पब्लिक यूटिलिटी, तमाम चीजें, वो हम ये कह सके कि ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड की हैं, या वर्ल्ड स्टैंडर्ड तो छोड़ दो कि वो ठीक से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया। कोई भी ऐसा शहर नहीं है, हर शहर बदहाल है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। अब कचरा कंपनियां ही हैं, उसके ऊपर रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, हमारे सफाई कर्मचारी कर रहे हैं, जगह जगह कचरे के ढेर लगा रखे हैं, और कंपनियों में गड़बड़ है, फिर कंपनी बदल देते हैं, वो कंपनी काम नहीं करी। गुड़गांव, अभी रामलीला के दौरान मैं गुड़गांव में कई जगह गए रामलीला देखने के लिए। गुड़गांव गांव के अंदर 8 जगह रामलीला बंद होगी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार धर्म का सहारा लेकर के सत्ता में आए हुए हैं। आपने कभी ये सोचा कि 8 रामलीलाएं क्यों बंद होगी? आप संस्कृति, संस्कार, धरोहर, इतिहास की बात करते हैं, कभी आपने सोचा? एक रामलीला बची है, वो भी सरकारी जमीन पे हो रही है। रोहतक के अंदर जहां रामलीला होती थी वो जमीन बेच दी, अब दूसरी जगह उनको शिफ्ट करना पड़ा, कल दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। और वहां चारों तरफ हम जब आप देखा आपने, तो गंदगी ही गंदगी है पूरे शहरों में। कोई शहर ऐसा नहीं है, इसलिए एक का तो नाम क्या ले, जहाँ गंदगी के ढेर ना हो, और वहां पर जो गाय गौ माता है, आवारा पशु है, वहाँ वो ना हो। सर आपने ये 9 साल की उपलब्धियों पर मुख्यमंत्री जी ने आज तमाम उपलब्धियां गिनवाई है सरकार की। 1.5 घंटे में मुख्यमंत्री ने 9 साल के कार्यकाल में जो काम किए उस पर बात की। सीएम ने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी से जुड़ा एक सवाल था जर्नलिस्ट का, तो उन्होंने कहा कि ये सीएमआई के आंकड़े उठाने घूम रहे हैं, इनको मालूम नहीं है कि आज हरियाणा में जो बेरोजगारी है वो 6-6.5% है, और वो रिकॉर्ड पर है। और ये 32, 33, 30, 28% की बात करते हैं। ये सीएमआई कंपनी है, उसके फर्जी आंकड़े हैं, और आम आदमी पार्टी वालों को वही पर्चा हाथ लगा, और इसीलिए देखिए, जो लोग नौजवान पढ़े लिखे हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, अभी एग्जाम हुआ ग्रुप सी और डी का, मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि उसमें आप बताइए कितने लाख बच्चों ने वो एग्जाम दिया, उसी से पता चल जाएगा। ये तो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। अगर अशिक्षित बेरोजगारों की बात करें तो वो और लाखों में पहुंच जाती है। तो आज हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहेंगे, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है
वो सबको पता है। उसके लिए बच्चे जो है संघर्षरत हैं, उनको नौकरी देने का काम करें। जो सरकारी दे सकते हैं वो सरकारी दें जल्दी से जल्दी, और जो सरकारी नहीं दें तो उनको ऐसे अवसर प्राप्त हों कि वो नशे और अपराध की बजाय एक बेहतर जीवन जी सकें। उनको इतना तो हक है, तो उसके लिए उपयुक्त माहौल दें। आप ये कह रहे हो कि हमने 1,39,000 रोजगार नए लगाए, हमें तो दिखते नहीं। हमें तो कि गुड़गांव, फरीदाबाद ये इलाके छोड़ दो जहाँ स्वतः कोई अगर फैक्ट्री लगाना चाहे, मुझे तो सिरसा में एक नया रोजगार नहीं दिखा, कहीं उद्योग धंधा ना, कहीं फतेहाबाद में दिखा, ना कहीं जींद में दिखा। पंचकुला में आप बता दीजिए कौन सी नई औद्योगिक इकाइयाँ लगी, संबाला के आसपास का दिखा दीजिए। तो आंकड़े देना, यहाँ से पलायन हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को ये हम बताना चाहेंगे कि पानीपत से हजारों इंडस्ट्रियलिस्ट जाकर के उत्तर प्रदेश, जो जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ जाकर के मिल के आए हैं कि जी हम उत्तर प्रदेश के अंदर शिफ्ट करना चाहते हैं। अगर इतनी हमारी अच्छी नीतियाँ होती, उद्योग नीति होती, हमारे और दूसरे वो होते और हम उनको प्रोत्साहन दे रहे होते, तो ये लोग क्यों जाते हैं? कभी उनका भी जिक्र करिए मुख्यमंत्री जी। सर, आपने भ्रष्टाचार की बात की। मुख्यमंत्री का कहना यह है कि चाहे भ्रष्टाचार पर उस प्रकार की लगाम ना लगी हो, लेकिन आज भ्रष्टाचार करने वाले और किसी को भी रिश्वत देने वाले के मन में एक डर रहता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। देखिए, भ्रष्टाचार तहसीलों में हर जगह 10-10 गुना बढ़ गया है, हर उसमें, और ये पूरा हरियाणा बोल रहा है। और मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी किन लोगों के साथ जनसंवाद करते हैं, किन से उनकी बातचीत है, कहाँ से वो फीडबैक लेते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं। भ्रष्टाचार तो हरियाणा ने आज से पहले कभी इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जितना पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में है, और उसने त्राही त्राही मचा रखी है। तो साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी दिल्ली में मीडिया से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि 9 साल में इनका लिफाफा सरकार का खा लिया, अब कांग्रेस आएगी, बदलाव जो होगा, कांग्रेस आ रही है। और कांग्रेस के राज में 2014 की तुलना मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस 2014 के साथ तुलना की कि 2014 में ये था और 2023 में आज ये है। जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे 2014 में हरियाणा नंबर 1 था, हरियाणा खेलों में नंबर 1 था, हरियाणा रोजगार में नंबर 1 था। आपका अनुभव भी रहा है उस वक्त कैसा हरियाणा था और आज कैसा हरियाणा है, और आगे के हरियाणा की क्या कल्पना करेंगे? देखिए, दोनों के हरियाणा को हरियाणा की जनता ने देख लिया। 9-10 साल उनको मिले, 9 साल इनको हो गए, और वही हरियाणा अब चाहता है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर आए। 2024 में जब सरकार बदलेगी तो 2029 में जब 5 साल की उपलब्धियां होंगी, 2025 में जब 1 साल की उपलब्धि होगी, तब हम बताएंगे कि आपकी गलतियां कहाँ थी और वर्तमान सरकार की क्या थी। लोगों ने दोनों को सिरे से नकार दिया, उनको नकारा, तभी भारतीय जनता पार्टी आई। और आज भारतीय जनता पार्टी को नकारने के लिए लोग तैयार हैं, और नए विकल्प की आवश्यकता भी है और नया विकल्प ढूंढ भी रहे हैं। वो विकल्प देने का काम आम आदमी पार्टी अगले 6 महीने में, मैं समझता हूं कि लोकसभा के चुनाव हैं उसमें भी साबित कर देगी, और साल भर के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें आम आदमी पार्टी का जादू चलेगा, झाड़ू चलेगा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कहते हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी कोई सिस्टम ही नहीं है, 2-3 हज़ार वोट आए। देखिए, हवा में हवा हवाई, उससे कुछ नहीं होता। जमीन पर कहीं भी कांग्रेस नहीं है, गांव में कहीं कांग्रेस नहीं, मेहनत करती हुई कोई कांग्रेस नहीं, संघर्ष करती हुई कोई कांग्रेस नहीं दिख रही है। कहाँ कैसे आएंगे? हवा में थोड़ा ना आ जाएंगे, जमीन पे मेहनत करनी पड़ती है। गांव में जाकर के पूछिए, कभी कांग्रेसी गए गांव में? कौन सा गया, कौन सा कैंपेन चलाया, किस मुद्दे को, किसानों के किस मुद्दे को लेकर के किसानों ने खुद लड़ाई लड़ी? वहाँ जाकर के एक दिन चेहरा दिखा दिया तो उससे क्या लोग वोट दे देंगे? लोग वोट ऐसे नहीं देने वाले। लोगों को पता है कौन जज्बे के साथ उनके साथ खड़ा है, कौन लड़ना चाहता है। और मैं समझता हूँ कि समय अब कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं बचा। दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली नज़दीकी है, आएगा समय।